सम्मानित देशवासियों, जय हिंद। कल 34वें एपिसोड का विस्तार से ब्यौरा देते देते कुछ अधिक समय हो जाने के कारण मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, इसलिए मुझे कल के प्रोग्राम को स्थगित करना पड़ा। आज पुनः उसकी पूर्ति आवश्यक थी, इसलिए कि जो अन्य हमारी विभूतियाँ जिनको भारत भारती ने अपने 38वें अलंकरण समारोह में आमंत्रित किया था और सम्मानित किया था, उनका शेष ब्यौरा रह जाना अनुचित होता। इसलिए आज मैं चलते रहोगे के 34वें एपिसोड में शेष भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज ज़्यादा समय नहीं लूँगा, फिर भी आपको जानना आवश्यक है। कल मैं बता रहा था कि हमारे लोकरत्न विभूतियों में श्री राम दीन समर्पित ईश्वर सेवा, यहाँ यह बताना आवश्यक है कि ईश्वर सेवा का मतलब केवल भजन कीर्तन उपासना तक ही सीमित नहीं है। परमपिता परमात्मा की सेवा के अनगिनत अनंत स्वरूप हैं और हो सकते हैं। उन्हीं में से श्री रामदीन जी, जो एक मामूली गैस सिलेंडर हाकर हमारे जनपद सुल्तानपुर के हैं। सुल्तानपुर जनपद की गैस एजेंसी में वो घर घर सिलेंडर बांटने का काम साइकिल से किया करते थे और आज भी कर रहे हैं। संयोगवश जब प्रभु प्रेरणा देता है तो कोई न कोई घटना उसके छाया में रहती है। एक दिन वह साइकिल से सिलेंडर लिए जा रहे थे। संयोग से साइकिल के नीचे एक किसी द्वारा निरादित माँ वैष्णो देवी की फोटो सड़क पर पड़ी थी। उस पर उनके साइकिल का टायर पड़ गया। उनकी निगाह पड़ी, वो तुरंत साइकिल से उतरे और उन्होंने माँ भगवती के उस चित्र को माथे लगाया और पॉकेट में रख लिया। उनके मन में आया, इस तरह के सामग्रियां जो सड़क पर कूड़ों में अन्यथा अनादर वाली जगह पर फेंक दिया जाता है, जिनकी हम कल पूजा किया करते हैं, उन्हीं को जब पूजा कर समाप्त हो जाती है तो उनका महत्व न समझते हुए उनको हम गैर जिम्मेदाराना ढंग से सड़कों पर कूड़ों में ऐसी जगह फेंक दिया करते हैं जहां उनकी उपस्थिति उचित नहीं होती। यही नहीं कि केवल मंदिर या हिंदू देवी देवताओं के लिए उन्होंने ऐसा किया। उन्हें मन में आया कि सभी धर्म की पूजनीय वस्तुएं सभी के लिए आदरणीय हैं, चाहे वह मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो, यीशु मसीह हो, भगवान कृष्ण राम हो, माँ दुर्गा हो, इस तरह के गुरु नानक हों, इस तरह की जो वंदनीय प्रार्थनीय
और कल्याणकारी प्रतिबिंब हमारे समाज में या हमारे लिए बनी हैं, उनका निरादर किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए। उन्होंने उसी दिन से एक यात्रा इसी उद्देश्य से शुरू की, और जहाँ जहाँ वो गैस सिलेंडर जब बांटा करते थे वहाँ वहाँ वो कहने लगे कि बहन जी, माता जी, आप लोग कोशिश ये करें कि घर में जो पूजा पाठ होती है, घर में जो साल के कैलेंडर आते हैं या कुछ ऐसे उत्पादन की पैकिंगें आती हैं, जैसे अगरबत्ती या अन्य और सामग्रियाँ जिस पे भगवान की फोटो उत्पादक प्रिंट कराता है, ऐसी वस्तुओं को आप सड़क पर न फेंकें, आप घर में रख लें। जब कभी हमें समय मिलेगा, हम आएंगे तो आप हमें वो दे दीजिएगा और हम उसको सम्मान। और यह जो उन्होंने एक अभियान चलाया, ये बड़ा ही श्रेयस्कर रहा। जिससे भी उन्होंने कहा, सभी ने उनके इस प्रस्ताव का स्वागत किया और घर की खास तौर से महिलाएं ने यह काम भी शुरू कर दिया कि वैसे फोटो, ऐसी चीज़ों का वो संग्रह करने लगीं। और रामदीन जी जब कभी फुर्सत मिलती थी या उनके घर पुनः गैस सिलेंडर लेके जाया करते थे, उसी उद्देश्य से वो निकलते थे कि आज हम इन वस्तुओं को संग्रह करेंगे। होते हवाते हमारे नगर की एक परिपाटी बन गई और आज हमारे नगर के सड़कों पर भूल चूक कहीं किसी गलती से सड़क पर भले ही वो प्रतिबिंब दिखाई पड़ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। और उनके इस अभियान ने इतनी जागरूकता पैदा की कि अब लोग स्वतः ऐसी वस्तुओं का जिस पे भगवान के अवशेष रहते हैं, उनको खुद या तो कहीं समर्पित कर देते हैं, कहीं इज्जत वाली जगह पर, या उन्हें दे दिया करते हैं। इस तरह से प्रभु सेवा में यह भी एक बहुत बड़ा अनुकरणीय कार्य उन्होंने किया। जरूरी नहीं कि हम माला जपें, पूजा करें, भजन करें। यह भी भजन से कम नहीं है कि हम अपने वंदनीय पूजा सामग्रियों को निरादर से बचाएं। अमूमन ये देखा जाता है कि अन्य धर्मों के लोग, जैसे इस्लाम धर्म के लोग हैं, उनके यहाँ भी ये माना जाता है कि ऐसे चित्रों का सार्वजनिक प्रयोग न हो, जिससे हमारे मस्जिद का अनादर हो। इसलिए उनके यहाँ यह परिपाटी बहुत कम है कि वो इसका प्रयोग सार्वजनिक करें। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में हिंदू समाज के जो पुरातन अवधारणा रही है कि हम पूजा तक तो सम्मान देते हैं, उसके बाद उन वस्तुओं का हम स्वयं भले इच्छा से अनादर न करें, लेकिन हमसे ऐसी क्रिया हो ही जाती है कि वो हमारी कल्याणकारी ईश्वरीय वस्तुएं निरादर के स्थान पर पहुंच जाती हैं। इस तरह हम रामदीन जी के प्रति पूरा सुल्तानपुर समाज उनके प्रति आभारी है, उनका प्रशंसनीय है। और आप भी अगर सुन रहे हैं तो आप भी अपने आस पास मोहल्ले टोले में, जैसे एक तरह से पुरानी भाषा में बैना बांटा जाता था, उसी तरह आप भी इस भावना को जागृत करें और ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। यह संदेश
आप भी अपने देश, प्रदेश, पड़ोस, शहर, नगर, कस्बे, गांव में फैलाएं, विस्तार दें, जिससे हम और हमारे साथ जो अज्ञानवश ऐसा हो रहा है वो ना हो, और अपने प्रभु को हम नमन करें। इसी के साथ साथ हम श्री रामचंद्र शुक्ल जी एक परिवार है, हमारे सुल्तानपुर निवासी हैं, लेकिन उनका बॉम्बे में बहुत बड़ा उद्योग है, अच्छे संपन्न परिवार के हैं। उनकी भी इच्छा लोगों को देखते देखते कहीं से इंगित हुई और उन्होंने अपने इलाके में सामूहिक विवाह का प्रचलन शुरू किया और उनकी करबद्धता यहाँ तक बनी कि वो वर्ष में लगभग 200-250 जो भी दंपत्ति के योग्य होते थे उनका सामूहिक विवाह कराते थे और उस विवाह में प्रायः जो हम लोग दहेज में कन्या पक्ष के तरफ से वर पक्ष को दिया करते हैं गृहस्थी का वस्तुएं, उसी तरह वो भी एक बहुत बड़ी संख्या में उन दंपत्ति सूत्र में बंधने वाले वर वधू को सामान भी दिया करते थे और उनके वैवाहिक जीवन को संपन्न कराते हैं। ऐसे हरिश्चंद्र शुक्ल जी की हम प्रशंसा करते हैं। यद्यपि वो हमारे इस आयोजन में बॉम्बे में रहने के कारण, व्यस्तता के कारण आश्वासन देने के बावजूद नहीं उपस्थित हो पाए, लेकिन वह इस क्रिया के सूत्रधार रहे और हम उनकी इस प्रतिबद्धता को नमन करते हैं और कल्पना करते हैं कि आगे भी वो इस तरह का अपने सामर्थ्य के अनुसार करते रहेंगे और जो भी व्यक्ति इस योग्य है, बहुत से लोगों के पास बहुत धन संग्रह है, उसका उपयोग नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए संग्रह करके रखते हैं। यद्यपि वह धन कभी कभी उन्हीं के बच्चों के लिए अभिशाप बन जाता है और बच्चे कर्महीन हो जाते हैं और उतनी बड़े संग्रह को अपने पूर्वजों के दिवंगत हो जाने के बाद उसका दुरुपयोग करते हैं, उनका भविष्य अंधकार में डूब जाता है। धन कहा जाता है कि अगर बैठकर कुएं का पानी पिया जाए तो कुआं भी सूख जाता है। धन कितना बड़ा है क्यों न हो, अगर बैठकर खाया जाए तो वह भी एक दिन शून्य हो जाता है। इसलिए हम सभी महानुभावों से इस बात की प्रार्थना करेंगे कि वह भी इस पर विचार करें और अपने संग्रह धन की अगर अधिकायक हो तो उसको किसी धर्म कर्म में लगाएं, जिससे समाज को भले उन्हें मुक्ति मिले न मिले, भगवान की भक्ति मिले न मिले, लेकिन समाज की सेवा बहुत बड़ा धर्म है। इसलिए हम उनसे भी
बात का प्रार्थना करेंगे कि हमारे समाज के संपन्न लोग कहीं न कहीं किसी न किसी शोध को अपनाएं, जिससे जन कल्याण में उनका परिश्रम का धन काम आवे। ये हमारी कमाई में उनका भी भागीदारी उनकी भी होती है, क्योंकि प्रकृति ने हम सबको मिल बांट कर खाने और रहने की एक व्यवस्था बनाई है। ऐसे सामूहिक विवाह कराने वाले संपन्न श्री चंद्रशेखर शुक्ल जी के प्रति समाज आभारी है। भारत भारती उनको इस बात के लिए बधाई भी देती है और धन्यवाद भी देती है। इसी श्रेणी में हमारे लोक रत्न के उसमें 2 श्रेष्ठ महिलाएं भी अब आपके सामने एक आदर्श प्रस्तुत करने की दृष्टि से आ रही हैं। हमारे जनपद के वरिष्ठ शल्य चिकित्सक डॉक्टर A.K. सिंह जी का अपना एक निजी हॉस्पिटल है, जिसका नाम उन्होंने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन सिंह जी के नाम पर रखा है। डॉक्टर साहब किसी समय आज से 25 साल पहले जब वो जिला चिकित्सालय में सेवारत थे, उस समय उनकी कार्यशैली, उनकी उदारता और उनकी योग्यता को देखते हुए भारत भारती ने उन्हें भी लोक रत्न से सम्मानित किया था। कहते हैं कि देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप। पति की उदारता, दयालुता, कर्तव्यपरायणता को देखते हुए उनकी धर्मपत्नी सुमन सिंह जी ने भी अपने पति के अनुरूप समाज की सेवा में एक अहम भूमिका निभाने का काम किया। उनकी जो सेवा करने की एक शैली थी, वह भी बिल्कुल अनोखी थी। वह प्रायः अपने चिकित्सालय में काम करने वाले कर्मचारी, खास तौर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए वह बिना उनके किसी पारिश्रमिक की भरपाई किए हुए, तनख्वाह तो उनकी ज्यों की तो मिला ही करती थी, लेकिन उसके बावजूद जब वो बाजार निकलती थी तो उनके निगाह में रहता था कि हमारी इस कर्मचारी के पास यह कपड़ा नहीं है, इस तरह नंगे पैर वो आती है, जाड़े के दिनों में उसके पास शाल नहीं है। इस तरह के कामों में वो अपने कर्मचारियों के लिए पहले शुरू किया उन्होंने, और ख़रीदारी जब अपने लिए करती थी तो अपने चिकित्सालय में काम करने वाले उन कर्मचारियों के लिए भी आवश्यक वस्तुएं खरीद कर उनको ले जाकर दिया करती थी। इस तरह बढ़ते बढ़ते उनकी मनोवृत्ति आम आदमियों पर भी पड़ी
और जब बाजार निकलती थीं तो मई जून की गर्मी, माघ पूस का जाड़ा और सावन भादों की बरसात में जब कभी वो किसी गरीब को भीगते, कुड़कुड़ाते या गर्मी में तड़पते देखती थीं तो राह चलते वो ऐसे व्यक्तियों को रोककर उनको तत्काल कहीं कंबल, कहीं चप्पल, कहीं धोती, कहीं अन्य उनकी ज़रूरत की जो निगाह में आती थी कि ये आदमी इस वजह से परेशान है, उसको तुरंत खरीद कर उसे दे दिया करती थी, जबकि उसके जान पहचान या दूर दराज से कहीं कोई नाता नहीं होता था। और आज भी उनकी मनोवृत्ति है। उनके हॉस्पिटल के पीछे एक बड़े संख्या में निषाद परिवार रहता है। उस पूरे मोहल्ले के ज़रूरतमंद चीज़ों को वह मांगने पर या न मांगने पर जब उनकी दृष्टि जाती है तो किसी किसी परिवार की तो सयानी लड़कियों की जिनकी शादियां पैसे की वजह से नहीं होती, उसमें वह उस परिवार को पैसे का सहयोग देकर स्वयं वस्तुएं खरीद कर और उनकी शादी में वो शामिल होती हैं। ये पहली दंपत्ति है जिसको भारत भारती ने लोक रत्न से सम्मानित किया। पहले डॉक्टर साहब को सम्मानित किया जब वो जिला चिकित्सालय में कार्यरत थे, और इस वर्ष हमने भारत भारती ने अपने 38वें अलंकरण समारोह में सुमन सिंह जी को भी लोक रत्न से सम्मानित किया। इस 38 साल के मेरे सेवा काल के, मेरे अलंकरण के उसमें ये पहली दंपत्ति है जिसको भारत भारती ने पति पत्नी दोनों को लोक रत्न से सम्मानित किया। और इस परिवार की कटिबद्धता, सेवा, उपकार की जितनी भी तारीफ की जाए, मैं समझता हूँ कि हमारे फैजाबाद मंडल के वो बहुत ही चर्चित सेवारत डॉक्टर माने जाते हैं। इतने बड़े सर्जन होने के बावजूद कभी कभी गरीबों के ऑपरेशन में वो अपने पास से पैसा लगा देते हैं, अपने पास से दवाइयाँ दे देते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट उसका ऑपरेशन कर देते हैं। ऐसे दंपत्ति को भारत भारती प्रार्थना करती है कि दीर्घायु हों, दिन दूने रात चौगुने से वो संपन्न हों, जिससे उनकी संपन्नता का रस, संपन्नता की खुशी औरों को जैसे आज मिल रही है वैसे भविष्य में भी मिलती रहे। इन्हीं शुभकामना के साथ हम डॉक्टर ए.के. सिंह और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन सिंह जी को अपनी तरफ से दीर्घायु होने की प्रार्थना करता है। ठीक सुमन हॉस्पिटल के सामने एक बड़े चिकित्सक आर.ए. वर्मा साहब का भी हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल का नाम गोमती हॉस्पिटल है। सुल्तानपुर के प्राइवेट अस्पतालों में यह सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है। किसी भी आकस्मिक बीमारी होने पर हर परिवार के जुबान पर पहले गोमती हॉस्पिटल का ही नाम आता है। वह भी सुमन हॉस्पिटल के ठीक सामने है, लेकिन सुमन हॉस्पिटल पहले बना, गोमती हॉस्पिटल बाद में बना। इसके मुखिया डॉक्टर आर.ए. वर्मा साहब हैं और उनकी धर्मपत्नी पल्लवी वर्मा
उनकी धर्मपत्नी हैं। पल्लवी वर्मा जी जो हैं स्वास्थ्य हितकारी हैं। उनको भी उनकी स्वास्थ्य हितकारी के प्रक्रिया में उनकी अद्भुत समर्पण को देखकर भारत भारती ने इसी अलंकरण समारोह में उन्हें भी लोक रत्न से सम्मानित किया गया। इस हॉस्पिटल का एक 2 मंजिल का भवन अस्पताल के अंदर ही है। उन्होंने योगा का कार्य करने के लिए, योग अभ्यास करने के लिए उन्होंने अपने हॉस्पिटल का 2 मंजिल का परिसर योगा के लिए समर्पित कर रखा है और साल में लगभग 2 या 3 कैंप योग के उनके हॉस्पिटल में लगता है, जिसमें अच्छे अनुभवी योग का शिक्षण देने वाले लोग बाहर से भी आते हैं और सुल्तानपुर के नागरिक योग के परीक्षार्थी बनकर उनके हॉस्पिटल में जाते हैं और बड़े ही विनम्रता से, बड़े ही आदर के साथ उन परीक्षार्थियों को स्थान मिलता है, शिक्षण मिलती है और आगे चलकर वे स्वास्थ्य का लाभ करते हैं। सामाजिक स्तर पर, जिले स्तर पर प्रायः प्रमुख त्योहारों पर उनके आयोजन होते रहते हैं और उस आयोजन में नगर के नागरिक शामिल होते हैं और योग से लाभ उठाते हैं। ऐसे समर्पित आर्य वर्मा की धर्मपत्नी पल्लवी वर्मा को भी भारत भारती ने इसी अलंकरण वर्ष पर उनको भी लोक रत्न से सम्मानित किया। इस तरह महिलाओं का समाज सेवा में आगे बढ़ना एक समाज सुधार का अच्छा लक्षण है। नारी शक्ति जब कभी भी किसी अभियान में शामिल होती है तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। कौन नहीं जानता सती सावित्री को, कौन नहीं जानता महारानी झांसी की रानी को। इस तरह से मैं समझता हूँ कि राजनीति के क्षेत्र में भी कौन नहीं जानता श्रीमती इंदिरा गांधी को। इस तरह से जब महिलाएं किसी अभियान में शामिल होती हैं तो वह अभियान भी अपने एक शिखर पर पहुंचता है और समाज उससे लाभान्वित भी होता है और प्रेरित भी होता है। ऐसे दोनों सक्षम सेविकाओं को भारत भारती सम्मान के साथ साथ उनके इस भावना को जागृत रखने की प्रार्थना करती है प्रभु से। इसी क्रम में एक बालक सुशील कनौजिया हमारे नगर के इलाहाबाद रोड जमाल गेट के बगल में यह बालक, जिसकी उम्र लगभग समझते हैं 17-18 साल की थी, धोबी का काम इसके घर में होता है। परिवारजन कपड़े धोने का काम करते हैं। यह बालक भी उसी में अपना सहयोग करता रहता है। एक दिन की घटना है, एक कोई महिला, देहात की महिला, बैंक से बगल में ही हमारे स्टेट बैंक, उसी के बगल में स्टेट बैंक और बैंक ऑफ इंडिया है। कोई एक महिला स्टेट बैंक से ग्रामीण क्षेत्र की थी, अपने खाते से 10,000 रुपया निकालकर
रिक्शे पर जा रही थी। ज्यों ही वो बैंक से निकली और रिक्शे पर बैठी, त्यों ही दो युवक ने उनके रिक्शे रुकवा लिए और वो चिल्लाती रही। वो उससे रुपया छीनते रहे। लोग तमाशबीन बने देखते रहे, लेकिन ऐसे मौक़ों पर कोई शामिल होना नहीं चाहता। भयवश, और भय भी दो तरह का होता है। अगर हम किसी घटना में शामिल हो जाएं, सफल हों या असफल हों, लेकिन वो जब पुलिस स्टेशन पहुंचता है केस, तो उसमें बरबस मददगार भी एक मुलजिम बन जाता है और एन केन प्रकेण उसके जीवन की ये दुखद कड़ी बन जाती है। और कुछ नहीं तो पुलिस उसको गवाही बना लेती है और जब तक केस चलता है तब तक उसे भी अदालत के चक्कर काटने पड़ते हैं। इस मुहिम के तहत आम आदमी इसमें शामिल नहीं होना चाहता। दूसरा, यह भय भी होता है कि अपराधी हमेशा शस्त्रों से लैस होता है, जनता निहत्थी होती है, उसका भी अपना भविष्य होता है। अपराधी का कोई भविष्य नहीं होता, उसकी क्रियाशैली वही होती है। इसलिए आम आदमी उससे भयभीत रहता है कि ऐसा न हो कि हम शामिल हो जाएं और हमारे ऊपर कोई वार हो जाए, हम स्वयं किसी दुर्घटना के शिकार हो जाएं। इसलिए आम आदमी शामिल नहीं हुआ और चिल्लाती रही। वो दोनों उससे रुपए छीनते रहे। इतने में इस लड़के ने जब आवाज़ सुनी तो भागा भागा गया और उसने उन अपराधियों से जूझकर अपराधियों को भागने के लिए विवश किया और महिला का रुपया लूटने से बच गया। यूं तो बात घटना बड़ी आसान सी लगती है, बहुत छोटी लगती है, लेकिन भारत भारती की नज़र में यह नैतिक कार्य का कोई जवाब नहीं है। रुपया 10 रुपया हो या 10,000 हो या 10 लाख हो, एक व्यक्ति इतना बड़ा रिस्क लेकर अपनी छोटी सी उम्र में दो दो अपराधियों से जूझते हुए उस अजनबी ग्रामीण महिला के 10,000 रुपये का रक्षक बना, ये बहुत बड़ी बात थी। इसलिए इस वीर बालक को भारत भारती ने लोकदीप का सम्मान दिया, अलंकृत किया और बात आगे चर्चा में बनी। यह इसलिए आवश्यक है कि ऐसे ही घटनाओं से और भी लोग प्रेरित होते हैं और किसी न किसी संकटग्रस्त प्राणी को बचाने के वो माध्यम बन जाते हैं। इसलिए ऐसे सपूतों को, ऐसे वीर बालकों को या ऐसे इस तरह की घटनाओं में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को भारत भारती नैतिकता की कसौटी पर देखती है और उन्हें सम्मान करने में हिचकती नहीं। और वह लड़का प्रफुल्लित हुआ, उसके परिवार वाले खुश हुए। इस तरह हमने उस भारत भारती ने उस वीर बालक को सम्मान देकर प्रोत्साहित किया। ईश्वर करे वो आगे भी अपने प्रगति पथ पर बढ़ता रहे। इसी क्रम में फर्रुखाबाद रेलखंड पर सुबह जनरली माना जाता है कि देहात के लोग रेलवे लाइन के किनारे प्रातःकाल फ्रेश होने के लिए जाया करते हैं। एक इसी तरह का 14 साल का लड़का रेलवे लाइन के किनारे फ्रेश होने कर लौट रहा था। उसके हाथ में लोटा था। उसकी निगाह पड़ी कि रेल की पटरियों में से एक रेल लाइन के कुछ हिस्से गायब हो गए, नहीं हैं।
उसको ये लगा कि अगर इस पर से ट्रेन गुजरेगी तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। 14 साल के बालक की सोच इस तरह बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती, लेकिन उसको ये लगा कि ये तो बड़ी गलत बात है। संजोग से उसको ये मालूम था कि लाल झंडी दिखाने से गाड़ी रुक जाती है। उसने देखा कि बहुत दूर से एक गाड़ी आ रही थी। उसने कुछ नहीं समझ में आया। वो लाल शर्ट पहने हुए था। उसने अपनी शर्ट उतारी और जिस तरफ से ट्रेन आ रही थी उस तरफ दौड़ता दौड़ता गया और जाकर के उसने ट्रेन आ रही वाली ट्रेन को उसने अपनी लाल शर्ट उतार कर दिखाई, फहराया, जैसे कि लाल झंडी रेलवे के कर्मचारी दिखाया करते हैं। उसने अपनी शर्ट दिखाई। कुछ दूर ट्रेन रहने पर उसने देखा कि लाल झंडी दिख रही है। ड्राइवर ने धीरे धीरे करके गाड़ी रोका। उसने पूछा कि क्या बात है बेटा? उसने कहा आगे पटरी टूटी हुई है, जाना मत। ड्राइवर सचेत हो गया, गाड़ी रुक गई। ड्राइवर ने इन्फॉर्म किया। बाद में रेलवे जो पास में रेलवे स्टेशन था उसकी पूरी टीम आ गई। उसने देखा बात सच थी। उसके बाद फिर गाड़ी रुकी रही। जब गाड़ी की पटरी ठीक हो गई तब गाड़ी आगे बढ़ी। ऐसी घटनाएं कितने लोगों को जान बचा देती हैं। वैसे तो बहुत साधारण लगता है, लेकिन यदि उस बालक ने अपनी ये तत्परता या अपनी सूझबूझ न दिखाई होती, उसके दिमाग में वो लाल झंडी और लाल कपड़ा ना आया होता, तो एक बड़ी रेलवे दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन इसके बाद जब घटनाओं का क्रम बच जाता है, सुरक्षित हो जाता है, तो अमूमन सभी लोग भूल जाया करते हैं और ऐसे व्यक्ति का कहीं कोई जिक्र नहीं होती। लेकिन कभी कभी हमारी मीडिया इस विषय में बहुत तत्पर दिखती है और वह समाचार हम भारत भारती को समाचार माध्यम से प्राप्त हुआ। हम जब कभी भी ऐसी घटनाओं में शामिल व्यक्ति का चयन करते हैं तो कोई न कोई सदस्य उस स्थान पर जाकर इस बात की पुष्टि करता है कि यह घटना या यह समाचार सच है या नहीं। और जब यह मालूम हो जाता है कि नहीं, यह घटना सत्य है, तब हम उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं, उसको आमंत्रित करते हैं। दूर किसी भी तरह का कितना भी दूर हो, उसको आने जाने का भारत भारती व्यय देती है, रुकने का स्थान देती है, उसके खाने पीने की व्यवस्था करती है, सम्मानजनक से उसको ठहराती है। और जब हमारा आयोजन शुरू होता है तो हम उसे सम्मानित करके उसको प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह की एक घटना बहुत पहले और भी हुई थी, जब मुरादाबाद रेल मंडल से एक मालगाड़ी बिना ड्राइवर के चल दी थी। संयोग था किसी कारणवश ड्राइवर को उसकी गाड़ी में असुविधा पैदा हुई। वो गाड़ी को देखने उतर गया और अकारण उसकी गाड़ी चल दी और उसके मालगाड़ी थी, उस गाड़ी में और कोई नहीं था। खलासी और ड्राइवर दोनों उतर चुके थे, गाड़ी चल दी थी और उस गाड़ी पर जानवर लदे थे। जानवरों के बोगी में लगभग कुछ लोग देखभाल के लिए एक दो अपने कोई कर्मचारी या अपना कोई मजदूर रख देते हैं, जिससे जानवरों को खाना पानी मिलता रहे। उसी में से एक बोगी में एक अनवर अहमद नाम का बालक था।
उसकी घटना भी सुनकर रोए खड़े हो जाते हैं। उसने जब देखा कि अरे ये गाड़ी चल दी और ड्राइवर नीचे रह गए, तो उसको भी ये लगा कि अरे तो गाड़ी लड़ जाएगी, हम भी मर जाएंगे। उसने बड़ी हिम्मत की और चलती गाड़ी में अपनी बोगी पर से ऊपर चढ़ गया। चलती गाड़ी में किसी तरह एन केन प्रकेन भगवान ने उसे बचाया और वह इंजन के कंपार्टमेंट में उतर गया। जब वो उतरा तो उसमें इंजन चलाने के लिए लाल और हरे बटन, जैसा कि माना जाता है कि हर जगह लाल और हरे बटन की सूचना होती है। हरे बटन से गाड़ी चलती है, लाल बटन से गाड़ी रुकती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन रेलवे इंजन में संभवतः इसका उल्टा होता है। और इस बीच जितने भी वो ड्राइवर जो खलासी उतर गए थे, उन्होंने पास के स्टेशन पर जाकर बताया कि ऐसे ऐसे गाड़ी जा रही है और हम लोग नीचे हैं, उसमें कोई कंट्रोलर कोई ड्राइवर नहीं है, बड़ी दुर्घटना हो सकती है। पास के स्टेशन मास्टर ने अपने सभी स्टेशनों को सूचित किया और ये समझिए कि उस स्टेशन से जहाँ से गाड़ी बिना ड्राइवर के चली थी, वहाँ से लेके कलकत्ते तक की सब ट्रेनों को साइड में रोककर स्टे कर दिया गया। पूरा रेलवे विभाग भयभीत हो गया। लेकिन उस बालक ने जब इंजन पर नीचे उतरा और उसने बटन दबाना शुरू किया, तो लाल बटन ज्यों-ज्यों दबाता गया त्यों-त्यों गाड़ी तेज होती गई। वो घबराया कि अब गाड़ी कैसे रुके, ये तो स्विच लाल बटन दबा रहे हैं, ऐसा हो नहीं रहा है। तब उसने एक संजोगवश ने कहा लाओ हरा बटन दबाते हैं। जब हरा बटन पर उसने हाथ रखा, तब धीरे धीरे करके उसे लगा कि गाड़ी अब रुक रही है। तब उसने हरे बटन दबाए रखा और जितनी देर दबाए रखा उतनी ही देर गाड़ी धीमी होते होते लखनऊ से कुछ स्टेशन पहले वो रुकी। ऐसे बहादुर या संयोग बस बालक को भारत भारती ने उसे भी सम्मानित किया था। और आज इस पवन नाम के छात्र जिसने फर्रुखाबाद खंड पर गाड़ी दुर्घटना होने से बचाया, इसको भी सम्मानित किया। हमने तो उसे लोकदीप के सम्मान में एक बहुत छोटी सी रकम केवल प्रोत्साहन स्वरूप 1000 रुपये जो देने के हमारे यहाँ विधान है संस्था में, वो दिया गया। लेकिन वह बालक अलीगढ़ का निवासी था। वहाँ के रेलवे स्टेशन पर रेलवे विभाग ने उसको चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी का ओहदा दिया और वह बालक आज वो रेलवे का एक कर्मचारी बन गया। इस तरह की कार्यशैली जो लोग अपनी अवस्था में करते हैं वो उनके लिए यादगार हो जाती है। कभी कभी जीवन से भी हाथ धोना पड़ता है, कभी कभी जीवन प्रफुल्लित भी हो जाता है। इस तरह उस छात्र पवन को एक रेल दुर्घटना बचाने के लिए भारत भारती ने लोकदीप सम्मान से सम्मानित किया। इसी तरह एक सुमित हैंडबॉल खिलाड़ी जो हमारे दीवानी न्यायालय के पास के किसी हाते में एक किसी साधारण मजदूर जिसकी माँ घर घर बर्तन मांजा करती थी, पुराने एक हमारे यहाँ डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर के एन सिंह साहब, जो हड्डी के
डॉक्टर थे जिनका कलेक्ट्री के सामने अपना एक उपचार केंद्र था। उन्हीं के हाथे में वो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, एज ए चौकीदार कह लीजिए या ऐसे ही, उन्होंने उसे दे रखा था परिवार को। उसका बच्चा सुमित ने हैंडबॉल खिलाड़ी बना और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उसने एक सम्मानजनक पदक और स्थान हासिल किया। ऐसे उपेक्षित परिवार से जब कोई गुलाब खिलता है, कमल खिलता है, तो उसे प्रोत्साहित करने पर संस्था बहुत ही खुश होती है। हम जितना लोक रत्न और लोक भूषण देकर सम्मान नहीं पाते, खुशी उतना इन बच्चों को देकर पाते हैं। क्यों ये उपेक्षित, पीड़ित और निर्धन परिवार के बच्चे जब किसी शिखर पर पहुंचते हैं तो ये लगता है कि ये बहुत बड़ा उपयोग है, बहुत बड़ा संयोग है। और हम उसे भी, सुमित को भी हमने लोकदीप का सम्मान देकर भारत भारती ने सम्मानित किया, उसको प्रोत्साहित किया। इसी के साथ साथ इस 38वें अलंकरण समारोह को हम विराम देते हैं।